नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी। मैं विवेक अर्कवंशी। इस बार फिर से हम पलिया में ही हैं। पलिया नगर में नगर निकाय चुनाव के समर पर शंखनाद जो है, चुनावी शंखनाद का बिगुल फूंक चुका है। हमने पीछे भी प्रत्याशियों के बारे में आपको दिखाया। इस बार हम एक नए प्रत्याशी, जो प्रत्याशी हैं, प्रबल प्रत्याशी हैं, दावेदार के तौर पर ताल ठोक रहे हैं, उनके पास आए हैं। हम उनके बारे में आपको बताएंगे। चिरपरिचित नाम है, आलोक मिश्रा भैया के नाम से जाने जाते हैं। समाज सेवा क्षेत्र में लगातार 20-24 सालों से लगातार डटे हुए हैं। बच्चा बच्चा पलिया का इनको आलोक मिश्रा भैया के नाम से जानता है। हम इनके बारे में आपको बता दें कि आलोक मिश्रा भैया का जन्म 1977 में हुआ, जिसके बाद से उन्होंने 18 साल की उम्र से ही गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर अपने बिजनेस की शुरुआत की। छोटी सी उम्र में ही बिजनेस की शुरुआत की। इनके पिताजी बद्री विशाल मिश्रा जी 21 सालों तक, 20 से 21 सालों तक लगातार पलिया में ही अधिशासी अधिकारी के पद पर रहे। इन्होंने 18 साल में अपनी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर अपने बिजनेस की शुरुआत की। बिजनेस की शुरुआत करते ही 1-2 साल बीते थे कि इनका एक तरफ से झुकाव समाज सेवा के तौर पे गया, और समाज सेवा के तौर पर गया तो उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार 24 साल, अभी इस बार 24 साल हो जाएंगे उनको समाज सेवा करते करते। हम इनके बारे में बता दें, शैक्षिक योग्यता इनकी पोस्ट ग्रेजुएट है। राजनीतिक शास्त्र में, पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। हम इनसे जानेंगे, चुनावी समर में ये कूदे हैं। इनकी विशेषताएं भी बता दें कि ये लगातार क्षेत्र में, चाहे निर्धन कन्याओं का विवाह हो, पलिया में किसी भी तरीके की कोई भी सामाजिक कार्य हो, लगातार उसमें सहयोग करते रहते हैं। इन्होंने टैंकर की भी निःशुल्क व्यवस्था करा रखी है, पानी के टैंकर की जहां भी ज़रूरत होती है। आलोक मिश्रा भैया का ही नाम लोग पहले लेते हैं कि नगर पालिका से लोगों की अपेक्षाएं अब कम हो गई हैं, जो लगातार नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पालिका में जिस तरीके के कुप्रबंधन को झेल रहे हैं लोग, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, जिस तरीके से स्ट्रीट लाइट हैं उनके ख़राब होने की बहुत सारी समस्याएं हैं, नाली की समस्या, सफाई की समस्याएं जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। अगर पानी की समस्या होती है तो लोगों को आलोक मिश्रा का नाम याद आता है। हम बता दें 2012 में इन्होंने लगातार सामाजिक कार्य करते हुए, जब लोगों ने इनको 2012 में चुनाव के लिए तैयार करा, नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए जब ये तैयार हुए, तो कुल 19 प्रत्याशियों में, कुल पहली बार जब ये चुनावी समर में उतरे, 19 प्रत्याशियों में 14 प्रत्याशियों की जमानत तब जब्त हो गई, और पहली बार चुनाव लड़ रहे आलोक मिश्रा भैया को चौथा स्थान मिला। जिसके बाद इन्होंने चुनाव हारने के बाद भी, चुनाव में शिकस्त के बाद भी इन्होंने समाज सेवा के अपने कार्य को नहीं छोड़ा। 2017 में फिर से इन्होंने अपने भाग्य आजमाया और मात्र 500 वोटों से ये पीछे रह गए, जिसमें बहुत सारी पार्टियों के सिंबल पर लोग लड़ रहे थे, जिसमें ये निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर थे। और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर रहते हुए इनकी सीधी टक्कर सपा से हुई, जबकि बीजेपी, कांग्रेस जैसी पार्टियां पीछे रह गईं। हमारे साथ आलोक मिश्रा भैया हैं, हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आलोक जी, ये बताइए कि इस बार आप चुनावी समर में तीसरी बार उतरे हैं। पिछला 2017 चुनाव में आप मात्र कुछ 500 वोटों से ही पीछे रह गए थे। इस बार नए जोश के साथ आप फिर से तैयार हुए हैं। क्या रोड मैप है, किन विजन पे आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? हमारी ये नगर पालिका परिषद पलिया कला जो पिछड़ी हुई है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने तय कर रखा कि पहले तो इसका सीमा विस्तार कराएंगे। इसका सीमा विस्तार कराने से इसके आसपास के क्षेत्र को जोड़ के इसमें विकास की गति तेज करेंगे। कौन कौन से क्षेत्र जोड़ने लग रहा है आपको इसमें जुड़ने चाहिए? इधर हमारा जो हम यहाँ तिलकपुरवा है, इधर कटन्नी पुल तक है, ब्लॉक तक है, सिंगैया भी कुछ छूटा हुआ है, इसको सबको जोड़ के पलिया को बड़ा क्षेत्र करेंगे, नगर पालिका बड़ी करेंगे। और इसमें यहाँ की जो मूलभूत सुविधाओं की जिनको ज़रूरत है नागरिकों को, उसको लिए हम पूर्णतः लागू करेंगे। आलोक जी, मैं आपको बीच में रोकूंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप सीमा विस्तार की बात कर रहे हैं, तो लगातार ये कई सालों से नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं लोग,
तो वो उन्होंने इस बारे में, लोगों की मांग है जैसे कि आपने बताया कि लोग सीमा विस्तार चाहते हैं, तो इन लोगों ने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? क्या मंशा नहीं थी या ये चाहते नहीं थे सीमा विस्तार? ये लोग कोई प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। ये तो केवल चेयरमैन का पद ले लिया है और बैठे हैं। इनको कोई ना किसी के सुख ना किसी के दुख से मतलब है। केवल नगर पालिका का चार्ज ले लिया और बैठ गए, ना कहीं आना ना जाना, ना कुछ देखना। ऐसे नगर पालिका अध्यक्ष की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमें आप लोग अधिकार दीजिए तो हम आपको पलिया में कुछ करके दिखाएंगे। ये हम वादा है। हम पलिया का विस्तार करेंगे। मूलभूत सुविधाएं, जैसे सबसे बड़ी सुविधाएं हम पलिया में एक बारात घर गरीबों के लिए बनाएंगे, एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएंगे, शमशान के लिए व्यवस्था कराएंगे। शमशान के लिए वहाँ पे आने जाने के संसाधनों की कमी होती, जहाँ पे हम खुद अपने संसाधनों की व्यवस्था कभी कभी कहते हैं, जितना हो सकता मैं कहता हूँ मैं वो संसाधनों की व्यवस्था करूँगा। लकड़ी की व्यवस्था नगर पालिका की तरफ से करूँगा। जिसको ज़रूरत पड़ेगी खबर करेगा, उस वहाँ पर लकड़ी वाहन से पहुँचेगी, सबको सुविधा मिलेगी। नगर पालिका की तरफ से एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएंगे, पार्क की व्यवस्था करवाएंगे, क्या नाम है, स्ट्रीट लाइटें, रोड लाइटें सब चकाचौंध होंगी, एम्बुलेंस होगी, स्टेडियम होगा, बच्चों के खेलने के लिए इंडोर स्टेडियम तक होगा, वाचनालय और पुस्तकालय की व्यवस्था करवाएंगे। आलोक जी, मैं एक बार रोकना चाहूँगा। मैं बताना चाहता हूँ आलोक जी, एक बड़ा इनका कहना है कि अगर कोई भी किसी का भी प्रियजन नहीं रहता है दुनिया में तो शारदा पुल तक ले जाना पड़ता है अंतिम क्रिया के लिए। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास संसाधन की कमी होती है या पैसे के अभाव में वो ये सारी लकड़ी और इन चीज़ों की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। तो आलोक जी एक बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर मैं जीत कर आता हूँ तो मैं एक ऐसी व्यवस्था करूंगा जो शारदा पुल तक, शारदा अंत्येष्टि स्थल तक पहुंचाने के लिए, उसके साथ लकड़ी वगैरह की व्यवस्था की भी नगर पालिका की तरफ से व्यवस्था कराई जाएगी। हम और जानेंगे। ये बताइए कि यहाँ पे लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि पार्क भी होना चाहिए, रिक्शा स्टैंड होना चाहिए। अभी तक यहाँ पे रोडवेज बस स्टैंड नहीं हो पाया, जबकि छोटी छोटी जगहों में भी रोडवेज बस स्टैंड इसका अभी तक किसी ने प्रयास नहीं किया। लेकिन अगर हमको अधिकार मिलता है तो रोडवेज बस अड्डा भी देंगे और पार्क की व्यवस्था भी पूरी करेंगे। मतलब इन चीज़ों, ये तो नगर पालिका की आम चीज़ है, लेकिन किसी जिम्मेदार ने आज तक इसको महसूस ही नहीं किया। अगर हमको अधिकार मिलता है इसको हम तत्काल प्रभाव से इसकी व्यवस्था करवाएंगे। अच्छा, एक बड़ा सवाल उठता है, लगातार लोग कहते हैं कि ये हम करके दिखाएंगे। लेकिन अभी मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष हैं और पीछे भी रह चुके हैं, वो अभी तक मुक्ति धाम तो बनवा नहीं पाए हैं। तो वो आप कैसे इसको जो है अलग से ज़मीन खरीद के बनवाओगे? हम ये करके दिखा देंगे। उन लोगों ने आज तक ये सोचे नहीं कि हमें क्या करना हो, तो केवल नगर पालिका चेयरमैन बन जाते हैं और गायब हो जाए। उनका पता ही नहीं चलता कि वो चेयरमैन है कि नहीं। किसी के सुख दुख और किसी से खड़े नहीं आज तक हमने देखा है। तो हम ये जो कह रहे हैं करके दिखाएंगे, ये हमारा वादा है, ये पूरा करके दिखाएंगे हम। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि आप ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, बहुत सारी और भी समस्याएं हैं। जैसे बुज़ुर्ग हैं, बहुत सारे लोग हैं, चाहे बुज़ुर्ग हों युवा हों, सुबह सुबह वो टहलने निकलते हैं, वर्जिश के लिए निकलते हैं या कहीं जाने वो घूमने के लिए निकलते हैं। तो यहाँ कोई ऐसा स्थान नहीं है, पार्क जैसा नहीं है जहाँ वो जा सकें। वो खुली सड़कों पर जाते हैं। तो लोग, जो बच्चे भी जाना चाहते हैं, परिवार महिलाएँ भी जाना चाहती हैं, वो वहाँ नहीं जा पाती, क्योंकि वहाँ वाहन चलते रहते हैं, चाहे दुधवा रोड हो, संपूर्णा नगर रोड हो, निघासन रोड हो। तो उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था करेंगे जो सुबह टहलने निकलते हो, चाहे वृद्धजन हो या और लोग भी हों, उनके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? इसमें गवर्नमेंट पूरा साथ दे रही है। गवर्नमेंट इसके लिए पैसा दे रही है कि विकास कार्य कराए जाए, पार्क के लिए, तालाब पोखराओं के सौंदर्यीकरण के लिए। इसमें नगर पालिका को प्रयास करेंगे, हम प्रयास करेंगे और यहाँ पे पार्क, इतना बढ़िया पार्क बनाएंगे। लोग यहाँ के बाहर के जो दुधवा नेशनल पार्क से घूमने आते हैं, वो लोग पलिया कहेंगे चलो 2 मिनट चल के पार्क घूमे। मैं ऐसी व्यवस्था करके दूंगा। यहाँ तो जगह कहाँ से लाएंगे? जगह तो है नगर पालिका क्षेत्र कुछ सीमा विस्तार होगा, बहुत सी जगह पड़ी है, गवर्नमेंट से प्रयास करके जगह ली जाएगी। अच्छा, आपने बारात घर की बात की, तो बारात घर है और बहुत सारी चीज़ें बताइए। आप पार्क बनवाएंगे, बारात घर बनवाएंगे, उसके अलावा और क्या करेंगे आप? बच्चों के खेल का मैदान बनवाएंगे, इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम बनाएंगे बच्चों को खेलने की। सबसे मैं क्रिकेट टूर्नामेंट में जाता हूं, बच्चों को बुलाने पे अच्छा लगता, लेकिन दुर्भाग्य ये है पलिया का कि वहां पे मैं देखता हूं बेचारे खेतों में, लोगों को प्लाटों में टूर्नामेंट कराते हैं। उनको पलिया में खेलने की जगह नहीं है, तो प्रतिभा कैसे निकलेंगी? हम इसके लिए तय कर रखा, अगर मुझको अधिकार मिलता है मैं प्राथमिकता के आधार पर यहाँ पर बड़ा स्टेडियम बनाऊँगा जिससे बच्चे दिल खोल के खेल सकें। मेरा ये प्राथमिकता रहेगी। अच्छा, लोगों में एक और रोष है कि सफाई व्यवस्था,
पानी की व्यवस्था, पानी की आपूर्ति सही ढंग से नहीं होती है, सफाई व्यवस्था सही ढंग की नहीं है, तो आप इनमें कैसे सुधार लाएंगे? ये तो सबसे इसमें सुधार आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करेंगे, उनको प्रोत्साहन देंगे, बढ़ावा देंगे कि आप काम करिए, हमें अच्छा लगे, जिससे पब्लिक हमसे खुश रहे, कोई दिक्कत ना हो। पब्लिक को खुश रहेगी तो हम भी खुश रहेंगे। पब्लिक को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, जलपूर्ति अधिक साफ सुथरी होगी, साफ सफाई व्यवस्था किसी तरह की, ये तो आम चीज़ है, कोई इसमें दिक्कत होगी सवाल ही नहीं उठे। अच्छा, लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हम नगर पालिका फ़ोन करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं कि पानी नहीं आया है, तो वो हफ्तों भर तक वो समस्या नहीं सुनी जाती है। अगर और समस्याएं बताते हैं, सफाई नहीं हुआ, कूड़ा नहीं पड़ा, तो वो हफ्तों लग जाता है उस कूड़े को हटने में, वो पानी व्यवस्था सुचारू रूप। तो इसके लिए आपने क्या रोड मैप बनाया? बाकी तो सब आश्वासन देते हैं, हम लोगों से बात करते हैं तो जो जिम्मेदार हैं वो तो कहते हैं कि हाँ हम व्यवस्था कर देते हैं, हम सही करवा देंगे। आपने क्या ऐसा बनाया है कि मतलब एक वादे के तौर पे कर रहे हैं, या दिमाग में कोई रोड प्लान भी है, मैप भी है कि इस तरीके से इसको रिजॉल्व करेंगे, इस समस्या का निस्तारण करेंगे? ये छोटी समस्या है, इसका हम खुद अपने डायरेक्शन में खुद देखेंगे। हम पब्लिक से जुड़ेंगे, पब्लिक अपनी समस्याएं बताएगी और हम उन कर्मचारियों से कैसे काम लेना है ये हम देखेंगे। उसके लिए काउंटर होगा, पब्लिक से डायरेक्ट फ़ोन पे संपर्क करेंगे कि उनका काम, अगर उन्होंने कोई कंप्लेंट दी है उसका एक समय सीमा निर्धारित करेंगे कि उस समय में काम होके हमको बताया जाए। पब्लिक को इस प्रकार इस समय सीमा में काम होना होगा। ये कैसे होगा, ये हमारी जिम्मेदारी पूरी रहेगी, हम बिल्कुल इसको पूरी तरह से करेंगे, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। एक नगर पालिका में बड़े जोरों से भी ये भी बातें उठती हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सक्षम नहीं हैं, सरकार उनको राशन दे रही लेकिन उनके राशन कार्ड ही नहीं बने, वृद्धा पेंशन दे रही लेकिन उनका वृद्धा पेंशन में रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ दिव्यांग हैं, दिव्यांगों को भी जो पेंशन मिलती है, इस तरीके की चीज़ें हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे? ये तो समस्या है, तो इसके लिए हम इसमें लग के करेंगे। इसके लिए काउंटर अलग से खुलाएंगे, उस पर कंप्यूटर लेकर बैठा लेगा स्टाफ, वो सारे वृद्धावस्था पेंशन राशन कार्ड जैसी जो वो ऑनलाइन कर नगर पालिका स्वयं ऑनलाइन करेगी और उसकी प्राथमिकता के आधार पर उनको समस्या का निवारण किया जाएगा और उनको उसका गवर्नमेंट के सारे लाभ दिलवाए जाएंगे। तो देखिए, आलोक जी कह रहे हैं कि ये एक तरीके से अलग काउंटर बनाएंगे और जो ग्रीवांस आते हैं, शिकायतें आती हैं, उसको निस्तारित करने के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बनाएंगे, एक काउंटर बनाएंगे, जिस पे अगर आप फ़ोन करते हो तो फ़ोन करने के बाद उस शिकायत को नोट किया जाएगा, सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा, किस व्यक्ति ने कितनी कब शिकायत की थी और कब निस्तारण हुआ, जिसका ये अपने आप जो है उसका इंस्पेक्शन करेंगे कि ये फलानी 10 शिकायतें आई थी, 10 में 5 शिकायतें निस्तारित हुई और 5 क्यों नहीं हुई, अगर 5 हुई हैं तो उसमें इतना समय क्यों लगा। तो ये मुझे लगता है कि कोशिश यही कर रहे हैं कि आप गुणवत्ता पारक जो है सुविधाएं लोगों को दें, जिससे लोगों के बीच नगर पालिका को लेकर एक विश्वास जगे। इसमें पूरी तरह से विश्वास जगेगा नगर पालिका का, हमें अधिकार मिलता है तो पब्लिक को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हम नहीं होने देंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम राजनीति पर। राजनीतिक गलियारों में एक सुगबुगाहट हो रही, बहुत से लोग जो भाजपा से प्रबल दावेदार हैं, आप लगातार 2 बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रहे और हमें जहां तक हमें जानकारी है कि इस बीच में आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से खुलकर नहीं जुड़े हैं। तो इस बार आपने क्या रोड बनाया? एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आलोक मिश्रा जी का झुकाव इस बार भाजपा की तरफ भी है, भाजपा से भी टिकट मांग सकते हैं। नहीं, हम चुनाव लड़े हैं, दोनों बार भाजपा से टिकट मांगा है और टिकट हमको किसी कारणों से हम पे विश्वास नहीं जताया पार्टी ने, लेकिन फिर भी हम पार्टी दमदार तरीके से इलेक्शन लड़े हैं और आगे भी भाजपा से जुड़ के ही चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसा क्यों है? सपा से भी आप ले सकते हैं, कांग्रेस से भी ले सकते हैं, भाजपा से ही क्यों लेना? भाजपा की नीतियां हमको पसंद हैं, इसीलिए हम भाजपा से शुरू से लगे रहे। उनकी नीतियां, उनके काम करने का जो तरीका है वो अच्छा लगता है और इसलिए हम शुरू से, हमारा पूरा परिवार भी भाजपा से शुरू से जुड़ा हुआ है। तो आलोक जी बता रहे हैं कि इस बार हम बीजेपी से, जैसे कि कायांश जो लगाए जा रहे थे वो एक तरीके से सही साबित हुए हैं। इनका कहना है, आलोक जी का कहना है कि ये 2 बार पहले भी भाजपा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर चुके हैं, भाजपा प्रत्याशी के तौर पर पार्टी की तरफ से टिकट मांग चुके हैं लेकिन सफलता नहीं मिली, तीसरी बार भी ये करेंगे। एक बड़ा सवाल, ये जो आप आलोक मिश्रा जी हैं, आप आलोक मिश्रा हैं, लगातार क्षेत्र में है, समाज सेवा के क्षेत्र में है, चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार लड़ भी चुके हैं, इस बार भी मैदान में हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है, लोगों के दिमाग में पेशों पेश चल रहा है
कि इस बार अब आपकी पत्नी भी चुनाव के मैदान में है। अरे वो हमारी पत्नी है, वो उनको समाज के कार्यों में करना अच्छा लगता है और वो हमेशा समाज के कार्यों में लगी रहती, हमारे साथ भी लगी रहती थी। अब उनका चुनाव के अगर अधिकार उनको मिलता है, महिला का अधिकार मिलता है, सीट मिलती है, तो उनका अपने लगन से चुनाव जनता की सेवा तो करेंगी। क्या सहयोग करेंगे आप उनका? उनका पूरा सहयोग रहेगा, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। उनको तन मन धन से हम पूरा सहयोग करके उनको चुनाव जाएंगे, जिससे वो जनता की सेवा कर सके। नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि वो आपको अपोजिट में खड़ी हैं, क्या ऐसा है कुछ? अब चुनाव है, अब महिला सीट होती है, अपोजिट में खड़े थे, ये तो उनका मनोबल बढ़ा है कि किसी तरह समाज की सेवा करने के लिए बढ़ा, वो इलेक्शन लड़े, जीते और समाज की सेवा करें। हम इससे बड़े हमें क्या खुशी हो सकती है। तो देखिए, हम आलोक मिश्रा भैया से बात कर रहे थे, इन्होंने बेबाकी से सारी बात रखी, हमने बहुत सारी जानकारी ली, इनके एजेंडे जाने। आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी, मैं विवेक रघुवंशी।